तो स्टूडेंट्स, जब हम कॉमन साइज एनालिसिस कर रहे होते हैं तो कॉमन साइज एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट, तो इसमें हम 100% जो है वो रेवेन्यू को, मीन सेल्स को एडजस्ट करते हैं और हम देखते हैं कि व्हाट आर द स्टेक ऑफ ऑल ऑफ दीज आइटम्स। ये जितने भी आइटम्स हैं, मतलब जैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया, सेलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, और उसके बाद जो हो गया जी इनकम टैक्स हो गया। व्हाट इज द स्टेक ऑफ ऑल ऑफ दीज आइटम्स अगेंस्ट दी 100% सेल्स। सो इन्होंने दोनों ईयर्स में उसको जो है वो चेक करने की कोशिश किया, 2003 में भी और 2002 में भी। अब आप देखेंगे जी, इन्होंने यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने की कोशिश की है और अगेंस्ट द 100% सेल्स उन्होंने कहा है जी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो है 69.2%। कैसे किया जी? उसी तरीके से 3,60,000, ठीक है, इस अमाउंट को 3,60,000 डिवाइडेड बाय 5,20,000, ठीक हो गया जी, इंटू 100%, तो आपके पास अमाउंट आ गई 69.2%। इसी तरीके से अब बेस अमाउंट इसमें यही है, इसमें जो बेस अमाउंट है वो है जी 2003 में 5,20,000 और 4,80,000 जो है वो 2002 में अमाउंट है। अब हम वन बाय वन इन तमाम आइटम्स को, मीन 2003 के आइटम्स को डिवाइड करेंगे 5,20,000 पे और 2002 के तमाम आइटम्स को डिवाइड करेंगे 4,80,000 पे, ठीक हो गया जी। तो अब इसमें आप देख लें कि जब आप 3,60,000 डिवाइडेड बाई 5,20,000 करेंगे तो तब ये 69.2 आंसर आया है। फिर 1,28,600 को डिवाइड किया 5,20,000 से तो तब ये 24.7% आया। 6,400 डिवाइड बाई 5,20,000 इज इक्वल टू 1.2%। सेम इज द केस विद द 2002 अमाउंट्स। 3,15,000 डिवाइड बाई 4,80,000, 1,26,000 डिवाइडेड बाई 4,86,000। सो लाइकवाइज यहाँ तक, जहाँ तक ये नेट इनकम है, यहाँ तक आप इसको ऐसे ही कैलकुलेट कर रहे होंगे, नेट इनकम तक, ठीक हो गया। सो इट्स मीन के नेट इनकम इज 3.4% अगेंस्ट द टोटल सेल्स इन 2003 एंड 4.7% अगेंस्ट द टोटल सेल्स इन 2002। इसका मतलब नेट इनकम ज़्यादा थी 2002 में एज कम्पेयर टू 2003। वाई? बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स जो थी वो 65% थी, 65.6% थी 2002 में, जबकि वही कॉस्ट 4% ऑलमोस्ट इंक्रीज हुई है 2003 में। नाउ द कंपनी विल ट्राई टू फाइंड आउट दिस रीज़न कि क्यों कॉस्ट बढ़ी है। ये वो कॉस्ट होती है जी, कॉस्ट ऑफ सेल, शायद इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने बताया हो, ये वो कॉस्ट होती है कि जिसमें आपको जो गुड्स को बनाने में बियर करनी पड़ती है, जो आप प्रोडक्ट्स को बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में उनकी बियर करते हैं, दिस इज़ द डायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड विद द प्रोडक्ट। मतलब इसको आप कह सकते हैं कि ये फैक्ट्री में जो एक कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है कंपनी को, उसको हम कॉस्ट ऑफ सेल्स कहते हैं या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं, इस तरह से उसको हम मेंशन करते हैं। तो ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा बियर की है कंपनी ने, शायद रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई हो या सैलरीज, वेजेस ज़्यादा देने पड़ गए हों वहाँ पे लेबर्स को, या कोई और भी वजह हो सकती है, या फिर कॉस्ट ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी है शायद वो बढ़ गई हो, ठीक। तो इस वजह से ये अब ये 4% में इसमें इंक्रीज आई। फिर सेलिंग एंड एडमिन तो 2002 में ज़्यादा थी, तो इस साल थोड़ी सी कम हुई है 2003 में। इसके अलावा इंटरेस्ट एक्सपेंस 2002 में ज़्यादा था, वो भी थोड़ा सा कम हुआ है। और इसके अलावा जो है टैक्स जो है वो 2002 में ज़्यादा दिया था, इस साल वो भी कम है। और नेट इनकम तो देखें, सिर्फ एक कॉस्ट बढ़ने की वजह से कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है इनकम के ऊपर। एक बाकी आइटम्स में हालांकि बहुत रिडक्शन है, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा से बियर किया 2003 में, ठीक हो गया। सो अब इस एनालिसिस का क्या फ़ायदा हो रहा है हमें? हमें तो इस एनालिसिस का यही फ़ायदा हो रहा है ना कि हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि
जो जहाँ पे प्रॉब्लम है उस चीज़ को एड्रेस करें। अब प्रॉब्लम तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द प्रॉब्लम। ये 69.2% जो है ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है। तो अब कंपनी नेक्स्ट टाइम ये चीज़ ज़रूर समझने की और देखने की कोशिश करेगी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स को किस तरह से रिड्यूस किया जाए, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। इसमें बहुत सारे मतलब जो है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस भी शायद शामिल हो अब इस कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर, जो उसकी प्रमोशन हो रही है गुड्स की। अब वैसे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर सिर्फ वही अमाउंट वही कॉस्ट शामिल की जाती है जो सिर्फ और सिर्फ उस गुड्स को बनाने पे बियर की है आपने फैक्ट्री के अंदर, बस। इसके अलावा इसके अंदर कोई और मज़ीद प्राइस शामिल नहीं होती। अब उस फैक्ट्री के अंदर जो आप लेबर को वेजेस दे रहे हैं, जो आप टेलीफोन या इलेक्ट्रिसिटी या अगर कोई गैस का कनेक्शन है या पानी का कनेक्शन है, अगर इसके ऊपर जो भी आप बिल बियर कर रहे हैं वो पेमेंट्स हो गई। फिर और जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस, लॉट ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अगर आप खाना भी देते हैं लोगों को या तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड अप होती हैं। तो अब फिर वो तमाम कॉस्ट जो है वो इसके अंदर ऐड होगी। तो ये वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है जो डायरेक्टली एक प्रोडक्ट को बनाने में बियर किया है। उसके बाद आता है जी सेलिंग और एडमिन और इंटरेस्ट और टैक्स। ये फिर बाद की बात होती है। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई। हमने यहाँ तक रीड आउट कर लिया है परसेंटेज चेंज एनालिसिस, यहाँ तक हमने रीड आउट कर लिया है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस। 3 एनालिसिस मैं आपको यहाँ तक बता चुका हूँ। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम इसके बाद परफॉर्म करते हैं जी रेशियोज एनालिसिस। रेशियोज एनालिसिस में जो है वो अब यहाँ स्लाइड से मैं नहीं आपको करवाऊँगा, बल्कि यहाँ पे सिर्फ 4 ही रेशियोज गिवन है, जो कि वर्किंग कैपिटल, करंट रेशो, क्विक रेशो और डेट रेशो और आई थिंक सो बस ख़त्म। इससे आगे यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट्स भी है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी है। तो बस यहाँ पर जो है वो यहाँ पे कम रेशोज़ हैं। हम अब रेशोज़ करेंगे जी यहाँ से। तो स्टूडेंट्स हम रेशोज़ करेंगे यहाँ से। ये लॉर्सन की बुक में चैप्टर नंबर 17 है आई थिंक सो। इसका जो मीक्स का ये चैप्टर नंबर 14 था और लॉर्सन का ये चैप्टर नंबर 17 है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये देखें ऊपर इसका टाइटल भी गिवन है रेशोज़, और इसमें ये रेशोज़ हैं जिसमें फर्स्ट वन इज़ द लिक्विडिटी एंड एफिशिएंसी रेशोज़। ठीक है जी, लिक्विडिटी फाइंड आउट करने के लिए और एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन सी रेशोज़ होती हैं। तो फर्स्ट वन रेशो इज़ द करंट रेशो। करंट रेशो ये बताती है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। ठीक हो कि आपके करंट एसेट्स में कितनी एबिलिटी है कि वो करंट लाइबिलिटीज़ को मैट कर सकें। कितनी करंट एसेट्स में एबिलिटी है कि वो करंट लाइबिलिटीज़ को मतलब आप पेमेंट कर सकें उसकी। सो इट्स बेसिकली मेजर योर शॉर्ट टर्म डेट पेइंग एबिलिटी। ये आपकी शॉर्ट टर्म डेट पेइंग एबिलिटी को आपकी स्ट्रेंथ को बेसिकली बताते हैं। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स में कौन कौन से आइटम शामिल होते हैं, अब ये बात है। करंट एसेट्स में शामिल होते हैं जी आपके तमाम करंट एसेट्स के आइटम, मतलब कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, नोट्स रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री इसमें शामिल होती है। ठीक हो गया। जबकि इससे जो नेक्स्ट है इन्वेंट्री, मतलब इसमें शामिल होती है, और ये आगे इसमें आएंगी बहुत सारी जो है बैलेंस शीट, सो उसमें भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मोस्टली जो है करंट एसेट्स के अंदर मतलब इन्वेंट्री, इसके अंदर वो जो डिफरेंशिएट करता है विद ये जो नेक्स्ट रेशो है एसेट टेस्ट रेशो, इसको हम क्विक रेशो भी कहते हैं, क्विक रेशो भी इसका नाम है। ठीक है, एसेट टेस्ट रेशो। तो सिर्फ फ़र्क यही है कि इसके क्विक रेशो के अंदर इन्वेंट्री नहीं होती और इसके अंदर इन्वेंट्री भी होती है करंट एसेट्स के अंदर। ठीक हो गया। वो तमाम करंट एसेट्स कि जिनको आप जो है वो इन कैश कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन यू कैन से 6 मंथ्स और अप टू 1 ईयर। ठीक हो गया। लेकिन क्विक एसेट्स या एसेट टेस्ट रेशो में सिर्फ वो एसेट्स इन्वॉल्व होते हैं कि जो कि बहुत अर्ली टाइम पीरियड के अंदर आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि कैश इटसेल्फ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और करंट रिसीवेबल्स। बस
ये वो अमाउंट्स हैं जो कि 1 माह के अंदर अंदर आपको मिलनी होती हैं या 2 माह के अंदर आपको मिलनी है। जबकि करंट एसेट्स में जो इन्वेंट्री है वो है कि जो आपने सेल के लिए अपने पास रखी हुई है, लेकिन जब तक वो सेल नहीं होगी आपको तब तक पैसे रिसीव नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि वो जब सेल होगी तो तभी आप कलेक्शन कर पाएंगे। जब तक वो आपको सेल नहीं होगी तो आप कलेक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया। तो उसमें मतलब लेट वाली बात आ जाती है। जबकि एसेट टेस्ट रेशो के अंदर ये जो कैश है प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है या करंट रिसीवेबल्स हैं, ये तमाम विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू कैन एबल टू रिसीव दिस अमाउंट। तो आप इसको रिसीव कर सकते हैं डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। सो अब वो ये देखना चाह रहा है कि कितना आपके क्विक एसेट्स के अंदर या एसेट टेस्ट रेशो कितना आपके क्विक एसेट्स के अंदर कितनी एबिलिटी, ये तो तीनों क्विक एसेट्स ही हैं जो रिसीवेबल्स हैं और जो कैश है, कि ये आपकी लायबिलिटीज़ को मैट कर सकें। अब यहाँ पे हम उसकी स्ट्रेंथ देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म डेट पेइंग एबिलिटी, हाउ इमीडिएटली यू कैन आइदर यू कैन एबल टू मेट योर इमीडिएट लायबिलिटी और नॉट। सो कितनी एबिलिटी आपकी, ये रेशो बेसिकली ये बता रही होती है। उसके बाद ये थर्ड वन इज अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर ये कहता है नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज। इसको कहने की ज़रूरत नहीं है, मेंशन करने की साथ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल्स यहाँ मेंशन करेंगे। एवरेज का केस में भी आप, क्योंकि आपने नहीं पढ़ना, एवरेज का वो केस होता है कि जी जुलाई के कितने अकाउंट रिसीवेबल थे, फिर जी अगस्त के कितने थे, फिर सितंबर के कितने थे, फिर अक्टूबर के कितने थे, नवंबर, वो फिर सारों को जी एवरेज। ये पूरे साल की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ एक ही स्टेटमेंट बनाएंगे, इसलिए उसमें जो अकाउंट रिसीवेबल आपके सामने होगा आप वही सिर्फ मेंशन करेंगे। मैंने आपसे एवरेज तो करवानी नहीं। तो अकाउंट रिसीवेबल्स टर्नओवर, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स। सो इट बेसिकली चेक्स द एफिशिएंसी ऑफ कलेक्शन। क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है जी कितनी सेल्स क्रेडिट पे हुई हुई हैं। अकाउंट रिसीवेबल्स क्या होता है, जो पैसे अभी तक कस्टमर ने दिए नहीं है, मीन्स उनको आपने सेल की थी और अभी तक उन्होंने आपको पे बैक नहीं किया। ठीक हो गया। सो कितनी सेल्स आपकी क्रेडिट पे हुई हैं, या हाउ मच टाइम योर सेल्स कैन बी कन्वर्टेड और कन्वर्टेड इनटू कैश। कितना आपकी सेल्स जो है वो कैश में कितना मतलब कन्वर्ट होती हैं। तो ये चीज़ बेसिकली ये बता रही होती है कि जितना ज़्यादा अकाउंट रिसीवेबल है इसका मतलब है आप बहुत ज़्यादा उधार पे काम करते हैं, और जितना कम अकाउंट रिसीवेबल है इसका मतलब है आप कैश पे काम करते हैं, आपकी जो सेल्स होती हैं वो कैश पर होती हैं। सो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रेशो है। उसके बाद हो गया जी इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर जो है स्टूडेंट्स वो मैं नहीं कराता होता, क्योंकि इन्वेंट्री वाले चक्कर में वैसे आप क्योंकि जो है मोस्टली इन्वेंट्री के ऊपर भी बात होनी चाहिए कि इन्वेंट्री टर्नओवर क्या चले। वैसे अमूमन मैं ये फार्मूला छोड़ देता होता हूँ इन्वेंट्री वाला, तो चलें, लेकिन पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ, क्योंकि ये कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स मोस्टली इसको देख रहे होते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो ये बेसिकली उनको कराई जाती है। सो इसलिए जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात करते हैं तो फिर इन्वेंट्री की इतनी ज़्यादा बात नहीं कर रहे होते, तो इसको बेशक चलें आप स्किप कर दें, छोड़ दें, इन्वेंट्री टर्नओवर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है जी आपके पास डेज सेल्स अनकलेक्टेड। कितने दिनों में सेल जो है वो अनकलेक्टेड है, अभी तक कलेक्शन नहीं हुआ है। ये अच्छा, ये जो है, ये जो भी हमने ऊपर किया था ना, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर नेट सेल्स डिवाइडेड बाय अकाउंट रिसीवेबल्स, ये समझ लो इसका उल्टी है। कितने दिनों में आपको पैसे कलेक्ट होते हैं, डेज सेल्स अनकलेक्टेड। अब क्या हुआ जी, अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, देखें उसको उल्ट कर दिया। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल्स अब जो है वो न्यूमिनेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में नेट सेल्स आ गई हैं, इनटू 365। 365 का क्या मतलब है, कितने दिनों में, ये डेज में आंसर आएगा अब आपके पास। 30 डेज, 28 डेज, 20 डेज और 45 डेज कि जी इतने दिन लग जाते हैं आपको पैसे रिसीव करने में। ठीक हो गया जी, ये डेज में आंसर आएगा। तो डेज से कितने दिन तक आपको कलेक्शन नहीं होती, ये बेसिकली ये बताएगी। लिक्विडिटी ऑफ रिसीवेबल्स, कि आपका जो कस्टमर ने पैसे देने हैं वो कितने टाइम में आपको रिसीव हो जाते हैं। डेज सेल्स इन इन्वेंट्री की फार्मूला भी आप छोड़ दें। उसके बाद आ गया जी आपके पास टोटल एसेट्स टर्नओवर। टोटल एसेट्स टर्नओवर क्या बताता है, टोटल एसेट्स टर्नओवर ये बताता है नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। एवरेज को छोड़ दें फिर,
नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अब इस रेशो का क्या मतलब है? इस रेशो का ये मतलब है कि आप अपने एसेट्स को कितने एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं कि आप इतनी सेल्स जनरेट कर पा रहे हैं। एफिशिएंसी ऑफ एसेट्स इन प्रोड्यूसिंग सेल्स, ठीक हो गया जी, ये वही बात, कितना एफिशिएंटली आप अपने एसेट्स को यूज़ कर रहे हैं कि आप एक बहुत अच्छी सेल्स जनरेट कर पा रहे हैं। ठीक हो गया। जैसे कि अब आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसके पास एक बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट्स हैं और कंप्यूटर सिस्टम्स हैं लाइब्रेरी के अंदर, और मतलब उन्होंने पूरा एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है। तो हम भी उनके एसेट्स ही हैं, टीचर्स भी उनके एसेट्स ही हो गए। सो हाउ एफिशिएंटली दे आर यूजिंग देयर एसेट्स टू बिल्ड अप द सेल्स। जितने अच्छे तरीके से आप अपने एसेट्स को मैनेज करेंगे, उसको यूज़ करेंगे और उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, उतना अच्छे तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स होंगे। सो इट्स ऑल अपॉन यू, ये सब आप पर है कि आप कितने अच्छे तरीके से जो है वो अपने एसेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैनेजमेंट आपका प्रोसेस क्या है, और आप कितनी सेल्स जनरेट कर पा रहे हैं। ठीक हो गया जी, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब आगे जी हम आगे सॉल्वेंसी रेशो के ऊपर। सॉल्वेंसी क्या होती है? सॉल्वेंसी ये होती है कि आपने जो मतलब जो है आपका बिज़नेस कितना परसेंट आपने खुद फाइनेंस किया हुआ है और कितना परसेंट जो है वो आपने उस पर डेट लिया हुआ है। सो हाउ मच यू आर सॉल्वेंट, क्या आपकी फाइनेंसिंग अपनी कितनी है और आपकी जो डेट फाइनेंसिंग है वो कितनी है। सो सॉल्वेंसी रेशो बेसिकली ये बता रही होती है। अब इसमें है जी डेट रेशो। डेट रेशो इज़, अब देख लें ये चीज़ साथ साथ नोट करिएगा कि जो रेशोज़ मैं बता रहा हूँ, मैंने इन्वेंट्री वाली दोनों छोड़ दी हैं ऊपर लिक्विडिटी में। इन्वेंट्री वाली मैंने नहीं कराई, बाकी मैंने सब कराई हैं। ठीक हो गया, बाकी सारी मैंने आपको बता दी हैं। सॉल्वेंसी रेशो ये बताती है जी, डेट रेशो सॉरी फर्स्ट इसमें रेशो है, तो डेट रेशो ये बताती है कि टोटल लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। टोटल लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। सो क्रेडिटर फाइनेंसिंग एंड लिवरेजेस क्या बता रही है जी कि आपके कितने परसेंट एसेट्स डेट पे फाइनेंस हुए हैं। ठीक हो गया। ये बहुत सारी हम यहाँ पे जो भी हमने वर्टिकल एनालिसिस किया था उसमें भी ये बात हमें समझ आ गई थी। वर्टिकल एनालिसिस के अंदर जब हम बैलेंस शीट में कर रहे थे तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था जी कि ये इतना परसेंट, अगर आप मेरा लास्ट लेक्चर देखें तो इतना परसेंट ये डेट पे फाइनेंस हुई है कंपनी और इतने परसेंट ये इक्विटी पे फाइनेंस हुई है। तो ये बेसिकली ये रेशो भी बता देगी वही बात कि जी टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, कितने परसेंट डेट फाइनेंसिंग है, ठीक है ना, कितनी डेट फाइनेंसिंग हुई है एसेट्स में। इक्विटी रेशो ये बताती है जी टोटल इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स की कितनी इक्विटी फाइनेंसिंग हुई है। ठीक हो गया। इक्विटी रेशो इक्विटी का बता रही है, डेट रेशो डेट का बता रही है। ठीक हो गया। उसके बाद जी ये दो रेशोज आगे करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें प्लेज्ड एसेट्स और ये इंटरेस्ट अर्न्ड, ये दो रेशोज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आगे जी हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज की तरफ। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में फर्स्ट वन रेशो इज़ द प्रॉफिट मार्जिन रेशो। प्रॉफिट मार्जिन रेशो क्या बताती है जी? प्रॉफिट मार्जिन रेशो ये बताती है इज इक्वल्स टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, कि व्हाट इज़ अ मार्जिन ऑफ एक्सपेंसेस, बेसिकली हाउ मच एक्सपेंसेस यू हैव बियर्ड। कि अगर आपकी वो ये वही बात है, ये भी वर्टिकल एनालिसिस में हमने देखा था कि अगर आपकी 100% सेल्स हैं तो वो कह रहा था जी कि 2003 में 3.4% नेट इनकम है और 2002 में आई थिंक 4.7% थी। तो अब ये बेसिकली रेशो भी वही बात बता रही है। रेशो से भी अप्रूव हो जाएगा कि अगर आपकी सेल्स इतनी है तो उसमें से आपका रियल प्रॉफिट कितना है, मीन्स नेट इनकम कितनी है। तो इससे ये पता लग जाएगा कि आपने एक्सपेंस कितने बियर किए हुए हैं फिर बीच में। ठीक है, क्योंकि नेट सेल्स में से एक्सपेंसेस को लेस किया जाता है तब नेट इनकम आती है ना। सो वो मार्जिन पता लग जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन। ठीक हो गया कि आपने कितने एक्सपेंसेस बियर किए। सो नेट इनकम इन ईच सेल्स डॉलर। चलें, ये अपने बार से बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम बेसिकली ये समझते हैं कि हाउ मच अ प्रॉफिट यू हैव अर्न आउट ऑफ सेल्स
एंड हाउ मच यू हैव बियर द एक्सपेंसेस। ठीक है, बीच का जितना भी मार्जिन है सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को छोड़ दें, ग्रॉस प्रॉफिट को देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम चले जाते हैं जी रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स, और फिर इसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी भी होता है। चलें वो भी देख लेते हैं। ओके, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स होता है जी नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, के आपको आपके एसेट्स के ऊपर रिटर्न कितना आया है, एवरेज को छोड़ दें, नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अब ऊपर जो एक रेशो थी टोटल एसेट्स टर्नओवर, टोटल एसेट्स टर्नओवर में क्या बात हो रही थी, टोटल एसेट्स टर्नओवर में बात हो रही थी नेट सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, हाउ मच एफिशिएंटली यू आर यूजिंग योर एसेट्स टू जनरेट सेल्स। बट रिटर्न ऑन एसेट्स में ये बात हो रही है नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। अब यहां पर ये बात नहीं है कि हाउ मच एफिशिएंटली यू आर यूजिंग योर एसेट्स, नो। यहां पर इन्वेस्टर देख रहा है इस चीज को कि अगर मैंने 100 रुपया लगाया था तो इस साल कितना कमाया है, 10 रुपये। अगर तो मैंने 100 रुपया लगाने के बाद 10 रुपये कमाए हैं तो इसका मतलब है मुझे 10 साल लग जाएंगे 100 रुपये को वापस लाने में। अगर मैंने 100 पे 20 रुपये कमाए हैं तो मुझे 5 साल लग जाएंगे, 20 into 500 हो जाएगा, 5 साल लग जाएंगे 100 रुपये वापस लाने में। अगर मैंने 100 रुपया लगा के 50 रुपीज़ कमा लिए हैं पहले ही साल में, तो इसका मतलब है सिर्फ 2 साल में मैं अपने पैसे पूरे कर लूँगा, 100 रुपीज़। सो दिस बेसिकली, ये जो रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स है ये बेसिकली इन्वेस्टर इसमें ये देखने की कोशिश कर रहा होता है कि मुझे मेरा रिटर्न कितने टाइम में मिल जाएगा। ठीक है, ये बात है। उसके बाद है जी रिटर्न ऑन इक्विटी, ये जो स्टॉक होल्डर्स इक्विटी की बात कर रहा है इसको हम ROE कहते हैं। बड़ा ये हम इसको बल्कि ROI भी कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और हम इसको ROE भी कहते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी। इसके बहुत सारे नाम है, सबसे मशहूर तरीन फार्मूला है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला है। इसको मेरे ख्याल से हम यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से ये है जी रिटर्न ऑन, बल्कि यहाँ पे भी ये गलत हुआ है, रिटर्न ऑन इक्विटी। चलिए दोबारा उसी में चले जाते हैं। असल में इसका फार्मूला मैं आपको चलें अपनी तरफ से बता देता हूँ। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी स्टूडेंट्स बेसिकली नेट इनकम डिवाइडेड बाय, आपके लिए ये बात मैं कर रहा हूँ, आप डिविडेंड्स को छोड़ दें, नेट इनकम डिवाइडेड बाय स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, बस। श्योर